हे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। देखो, प्रीवियस क्लास में हम लोग ने इम्यूनिटी कवर किया था। इस क्लास में हम एड्स, कैंसर, ड्रग्स, ये लास्ट इस चैप्टर का रहेगा, ये हम कंप्लीट कर लेंगे। मेक श्योर व्हाइल लर्निंग यू मस्ट हैव टू मेक नोट्स सो दैट इट विल बी इजी फॉर योर रिवीजन। क्लियर? हम स्टार्ट करते हैं एड्स से। अच्छा, क्या होता है एड्स? किसी ने सुना है या कहीं देखा है? देख सकते हैं, सुन सकते हैं, कुछ है क्या? एड्स जानते हो? एड्स के बारे में क्या है? व्हाट्स द फुल फॉर्म एड्स? एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एनीवन नोज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स? कमेंट बिलो। देखो, एक्चुअली एड्स इतना पॉपुलर है ना, ये शायद सबको पता है। फुल फॉर्म ऑफ एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। इम्यूनोडिफिशियंसी, सीधी सीधी बात। देखो, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। समझ रही बात? अब ये क्यों होता है, किसके कॉज से होता है? तो ये जो होता है HIV। सुना है HIV? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस इम्यून रिस्पॉन्स को डिफिशिएंट कर देता है। तभी तो वो लोग जिनको HIV होता है ना, वो ऑल टाइम सप्लीमेंट्स लेके चलते हैं, ऑल टाइम कुछ ना कुछ मेडिसिन लेके चलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका इम्यून ही रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, इम्यून ही वीक हो चुका है, डिफिशियंसी हो चुकी है एड्स के होने से। ठीक है, तो बेसिकली हम एड्स के बारे में आज डिटेल लर्न करेंगे कि एक्चुअल में एड्स होता क्या है। इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड्स एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। हेल्थ जो चैप्टर है, ये पूरा का पूरा ही इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम्स। देखो, ये एक ऐसा डिसऑर्डर है, समझ रहे हो? ये जो एम्स एड्स है, ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो बॉडीज के सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स को, सेल मीडिएटेड मीन्स जो टी सेल्स जो हेल्प करती है, टी सेल्स जो रिस्पॉन्स करती है, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करेगा। किसको अफेक्ट करेगा? इट अफेक्ट द सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। अब जब ये सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स को अफेक्ट करेगा तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, हमारी जो टी हेल्पर सेल्स है उसमें प्रॉब्लम आएगी। सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स में तो क्या रहता है बताओ, क्या अफेक्ट करेगा? ये टी सेल्स रहती है ना, तो ये जो टी सेल्स रहेगी, ये नॉर्मली जो रहती है, जो बॉडी को एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी, उसका लेवल कम होगा। मतलब नॉर्मल एंटीबॉडी प्रोडक्शन डिक्रीज करेगा। अब जब नॉर्मल एंटीबॉडी प्रोडक्शन डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, है ना, बी सेल्स के थ्रू जो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होता है वो डिक्रीज करेगा। दिस इज द साइन ऑफ डिक्रीज, है ना। अब जब डिक्रीज करेगा तो क्या होगा? जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम है हमारी बॉडी में, जो नेचुरली जो है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, नेचुरल इम्यून सिस्टम है ना, तो नेचुरली जो हमारी बॉडी में जो इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो डिफेंस काम कर रहा है, वो नहीं कर पाएगा। और जब काम ही नहीं कर पाएगा तो डिसीज कंडीशन, अनेबल टू वर्क, अनेबल टू फाइट फ्रॉम पैथोजेंस और एनी स्टिमुलाई। और जब पैथोजन से रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा, फाइट ही नहीं कर पाएगा, तो फिर क्या होगा? हमारी बॉडी किसी भी वल्नरेबल डिसीज की अपॉर्चुनिटी देगी। इसका मतलब इट कैन कॉज एनी टाइप ऑफ डिसीज। समझ में आई? दैट्स व्हाई एड्स इतना हार्मफुल है कि ये सीधे सीधे हमारे ह्यूमन इंडिविजुअल की इम्यून रिस्पॉन्स को ही डेफिशिएंट कर देता है। ये एक ऐसा वायरस है, ये वायरस आपके सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स को अफेक्ट करेगा। सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स आपका नॉर्मल एंटीबॉडी प्रोडक्शन जो बी सेल जो करती है उसको डिक्रीज कर देगा। अब जब वो ही डिक्रीज हो जाएगा तो जो नॉर्मली जो फाइट्स जो करता है पैथोजन से अगेंस्ट, जो फाइट करेगा वो नहीं कर पाएगा। अब जब वो कर ही नहीं पाएगा तो जाहिर सी बात है हमारी बॉडी डिसीज के लिए रेडी रहेगी, कोई भी डिसीज हमारी बॉडी एक्सेप्ट कर लेगी। दिस इज क्लियर? दिस इज एक्चुअल जो HIV करता है। ठीक। अब इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितने टाइम का रहता है, कितने समय तक रह सकता है? इट कैन बी मंथ टू सेवरल ईयर्स। इंक्यूबेशन पीरियड कब तक हो सकता है? इट कैन बी 6 months टू, जनरली किताबों में 6 months to 10 years है, लेकिन ओवर एंड ओवर ईयर्स
क्योर्स नहीं है इसका। ठीक। सबसे पहले ये कब रिपोर्ट किया गया था? इट वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय अमेरिका 1981। या so this is the thing of AIDS। अब एक काम करिए, हमने एड्स का तो देख लिया, आपको एचआईवी के बारे में पता है? व्हाट इज एचआईवी? एड्स एक्चुअल में एड्स क्या होता है? अब एचआईवी वायरस के बारे में जानते हैं कि वायरस इतना क्या, ऐसा क्या है इसमें, इस वायरस के अंदर, कि इतनी सारी चीजें एक साथ करता है, या सब कुछ ही खत्म कर रहा है। जरा देखो एचआईवी वायरस क्या है। व्हाट? एचआईवी। एचआईवी एक रेट्रोवायरस है। मैं बताती हूँ कि रेट्रोवायरस क्या होता है। इट इज अ रेट्रोवायरस। ये जो है ना, एक एनवेलप की तरह होता है, या फिर आप बोलो कि इसमें क्या होता है, एनवेलप होता है। एनवेलप जानते हैं ना? ये जो एनवेलप रहेगा, और साथ ही साथ टू स्ट्रैंडेड सिंगल आरएनए होंगे। क्या होंगे? टू सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड नहीं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। क्लियर? और क्या होगा इसमें? इसके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है, रेट्रोवायरस इसलिए इसे बोला जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मॉलिक्यूल्स ये फॉर्म कर सकता है। इट कैन बी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मॉलिक्यूल। दिस इज अ PYQ, previous year question। Yeah, so this is retrovirus। now अब ये जब वायरस हमारी बॉडी में जब अफेक्ट करता है, तो ये फिजिकल टच, आप किसी को टच कर दो, हम एक बहुत बेसिक क्वेश्चन रहता है सबके मन में कि मैम क्या एचआईवी, जिसको एचआईवी है, जिसको एड्स है, अगर आप उसको टच कर देते हो तो क्या वो आपको इफेक्ट कर लेगा? इट इज सो? नो, इट्स टोटली रॉन्ग। अगर आप किसी को टच कर रहे हो, किसी का फिजिकल टच से या फिर फिजिकल कांटेक्ट से, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये आपको एचआईवी आ जाएगा। क्लियर? तो एचआईवी कैसे आएगा? इट मीन्स एचआईवी तो फिजिकल टच और टच से कांटेक्ट होता ही नहीं है। इट इज नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम, इट इज नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू टच और फिजिकल कांटेक्ट। तो कैसे होता है, बताएं कैसे होता है? It can be only transmitted through body fluids. Clear? Any infected blood, through needle, through anything, but only affect from, it only affect through what? Body fluids. Clear? An individual, in case कोई भी इंडिविजुअल अगर एचआईवी से इन्फेक्ट होता है, तो ये जरूरी है, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एचआईवी से ही इफेक्ट हुआ होगा। साथ ही साथ वो इन्फेक्शंस बैक्टीरियाज जैसे माइकोबैक्टीरियम और दूसरे वायरसेस, फंजाइस, पैरासाइट्स, ये सब भी उसके साथ अफेक्ट करेंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो कोई इंडिविजुअल अफेक्ट किया, फॉर एग्जांपल कोई इंडिविजुअल है, एन इंडिविजुअल, अगर ये आपका इन्फेक्ट किया एचआईवी से, इन्फेक्टेड बाय एचआईवी, तो साथ ही साथ किससे अफेक्ट होगा? ये बैक्टीरिया से भी अफेक्ट होगा। और बैक्टीरिया कौन से? जैसे कि माइकोबैक्टीरिया और वायरसेस, फंजाई, पैरासाइट्स, पैरासाइट जैसे टोकोप्लाज्मा, टॉक्सोप्लाज्मा। ठीक। सो अगर कोई इंडिविजुअल एचआईवी से इन्फेक्ट होता है, तो वो और भी इन्फेक्ट हो सकता है बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम, वायरसेस, फंजाई, पैरासाइट्स, टोकोप्लाज्मा। ठीक। तो दिस इज द थिंग। अब एचआईवी का स्ट्रक्चर कैसा होता है? किसी को पता है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी?
एनसीईआरटी में है क्या? चेक इट आउट। देखो कुछ इस टाइप का सर्कुलर स्ट्रक्चर रहेगा इस तरफ से, और यहाँ पे आपकी ऐसी बॉडीज रहेगी, और यहाँ पे इसके ऐसे ग्लाइकोप्रोटीन्स रहते हैं। दिस इज लाइक दैट। क्लियर? ये सब इसके पास ग्लाइकोप्रोटीन्स। और क्या रहेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, एक तो रहेगा आपका आरएनए इसके अंदर, ठीक है, और एक आपका क्या रहेगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये रहेगा आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और ये आपका रहेगा आरएनए। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है, बाकी ये आपका ग्लाइकोप्रोटीन रहेगा। फिर ये सब लिपिड की लेयर्स रहती है, यहाँ पे प्रोटीन कोट की लेयर रहती है। ये सारी चीजें आपको जनरली पता है। और एक यहाँ पे ये वाली जो रहेगी इसके ऊपर ये प्रोटीन कोट की लेयर रहेगी। प्रोटीन कोट कैप्सिड जिसको बोलेंगे। और लिपिड लेयर, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये सब मिलके एनवेलप बनाते हैं। ये एनवेलप के अंदर है, दैट्स व्हाई मैंने बोला था कि रेट्रोवायरस एक एनवेलप के अंदर है ना। ये एनवेलप जैसे है, और इस एनवेलप के अंदर आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आरएनए प्रेजेंट। क्लियर? सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी। नाउ एचआईवी इन्फेक्शन कैसे होता है? हाउ कैन यू डील? एचआईवी इन्फेक्शन कैसे डील करोगे? देखो जनरली एचआईवी जो है आपकी बॉडी में एंटर करेगा। कैसे एंटर करेगा वो बताते हैं। किसी भी ब्लड फ्लो के थ्रू एचआईवी एंटर टू योर बॉडी। एचआईवी enters to the body और मैक्रोफेजेस इम्यून रिस्पॉन्स तक वो जाएगा, मैक्रोफेजेस तक वो पहुंचेगा। ठीक, इसके बाद ये मैक्रोफेज क्या करेंगे? और ज्यादा वायरस वायरस के पार्टिकल्स समझो फैक्ट्री ही प्रोड्यूस कर देंगे, मोर इन नंबर, क्लस्टर्स के फॉर्म पे फैक्ट्री ऑफ वायरस प्रोड्यूस करेंगे ऑन मैक्रोफेजेस। ठीक, अब यही जो मैक्रोफेजेस है यहाँ पे क्या होगा? वायरल डीएनए फॉर्म होगा। कहाँ से? आरएनए से। वायरल डीएनए formed from आरएनए। अब आरएनए वायरस फॉर्म हुआ, लेकिन किसके प्रेजेंस में? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से फॉर्म होगा। अब जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से फॉर्म होगा तो यही वायरल डीएनए आपके होस्ट डीएनए में इनकॉर्पोरेट करेंगे और डायरेक्टली इन्फेक्टेड सेल्स को नए वायरस में प्रोड्यूस करेंगे। क्या बोला मैंने? ये जो आपके वायरल डीएनए है, वायरल डीएनए आपके कहाँ जाएंगे? गेट्स टू डीएनए होस्ट। डीएनए होस्ट के पास जाएंगे और डायरेक्टली सेल्स को, इन्फेक्टेड सेल्स को नए वायरस में प्रोड्यूस करेंगे। एंड डायरेक्ट इन्फेक्टेड सेल्स टू न्यू सेल्स, या फिर बोलो न्यू वायरस। क्लियर? अब क्या होगा? अब एचआईवी एंटर करेगा और हेल्पर टी सेल्स के साथ रेप्लिकेट करेगा। नाउ एचआईवी एंटर्स, हेल्पर टी सेल्स रेप्लिकेट्स। ये आपका है पीवाई3। ठीक, जो एचआईवी है हेल्पर टी सेल्स के साथ रेप्लिकेट करेगा। क्वेश्चन आएगा बी सेल्स या टी सेल्स, तो टी सेल्स के साथ। ठीक, नाउ वायरस की प्रोजेनी हेल्पर टी सेल्स के साथ प्रोड्यूस होगी।
progenivirus are produced in helper T cells. ठीक, अब क्या होगा, यही जो प्रोजेनी वायरस है ब्लड में जाएगा और दूसरे टी सेल्स को भी अटैक करेगा। यही प्रोजेनी वायरस क्या करेगा, ब्लड में जाएगा और क्या करेगा, अदर टी सेल्स को अटैक करेगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में टी सेल्स धीरे 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 इम्यूनिटी को वीक कर रहे। क्या करेगा, ये जो है आपके टी सेल्स डिक्रीज होंगे और जब टी सेल्स डिक्रीज होंगे तो इम्यूनिटी भी वीक हो जाएगी। क्लियर? सो दिस हाउ HIV इन्फेक्शन फॉर्म। क्लियर? ये आपका इंपॉर्टेंट है कि टी सेल्स रेप्लिकेट करते और एट लास्ट आपकी प्रोजेनी वायरस ब्लड में अटैक करेगी, दूसरी दूसरी टी सेल्स को भी वो अफेक्ट करेगी, जिसकी वजह से इम्यून रिस्पॉन्स का जो काम करता है उसकी क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक, तो ये जो इन्फेक्टेड मैक्रोफेजेस है, अभी HIV आया तो ये मैक्रोफेजेस इन्फेक्ट हो गए। अब मैक्रोफेजेस जब इन्फेक्ट हो गए तो ये एक फैक्ट्री ऑफ वायरस की तरह काम करेंगे, है ना, एक HIV की फैक्ट्री बना लेंगे, समझ लो कि ये HIV की फैक्ट्री है। ठीक, जिसकी वजह से हमारे जब हेल्पर टी सेल्स डिस्ट्रॉय होने लग जाएंगे HIV के थ्रू, धीरे धीरे एड्स के सिम्टम्स हमारी बॉडी में दिखने लगेंगे। ठीक है, ये HIV इन्फेक्टेड पर्सन में इस वजह से ये दिखने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स है वो डिस्ट्रॉय होने लग जा रहे हैं HIV की वजह से, जिसकी वजह से अब हमें एड्स के सिम्टम्स दिखेंगे। क्लियर? ना, रेट्रोवायरस रेप्लिकेट कैसे करता है, पता है क्या आपको? देखो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है स्ट्रक्चर। एक रेट्रोवायरस है, ठीक, ये एक रेट्रोवायरस है। ये रेट्रोवायरस वायरल DNA कोर के साथ, ठीक है, ये एक वायरल DNA कोर RNA कोर है इन्फेक्टेड। अब ये जो वायरस है नॉर्मल सेल्स को इन्फेक्ट करेगा, ये आपकी नॉर्मल सेल्स है ना, ये आपकी नॉर्मल सेल्स है। ये नॉर्मल सेल्स को ये क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा। अब जब नॉर्मल सेल्स को इन्फेक्ट करेगा, जो कि हमारा एनिमल सेल होगा, ये पूरी आपकी एनिमल सेल होगी। ठीक, अब इस एनिमल सेल के अंदर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर क्या होगा, ये जो वायरल RNA है अब सेल के अंदर इंट्रोड्यूस होगी इन्फेक्ट करने के बाद। इंट्रोड्यूसिंग सेल, सेल के अंदर इंट्रोड्यूस होगी तो यहाँ से होगा आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, ऐसे, बिल्कुल ऐसे, यहाँ पे क्या होगा आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आपकी क्या करेगा, वायरल DNA एंटर्स जीनोम होस्ट, जीनोम होस्ट और एट लास्ट इस तरीका कुछ आपका DNA फॉर्म करेगा। ये DNA और ये आपका हो गया न्यूक्लियस। ठीक, यही न्यूक्लियस, यही DNA आपका इन्फेक्टेड सेल्स को नए वायरल RNA से मैन्युफैक्चर करेगा। मतलब यही बोलेगा कि अब जो नॉर्मल आपके जो नए दूसरे जो न्यू वायरल RNA को भी यही मैन्युफैक्चर करेगा। अब यही इन्फेक्टेड सेल्स मैन्युफैक्चर न्यू वायरल RNA। ठीक, जिसकी वजह से कुछ इस टाइप का फॉर्म होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, न्यू वायरसेस प्रोड्यूस होंगे, प्रोड्यूस न्यू वायरसेस। क्लियर?
और फिर एट लास्ट ये इन्फेक्शन आगे आगे चलते रहेगा। क्लियर? सो दिस इज द रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस। क्लियर? ट्रांसमिशन कैसे होगा? ट्रांसमिशन कैसे होगा अभी मैंने बताया। सेक्सुअल कांटेक्ट जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक, या फिर कोई ब्लड या ब्लड टू प्रोडक्ट ट्रांसफ्यूजन अगर हो रहा है थ्रू ब्लड, शेयरिंग नीडल्स, इन्फेक्टेड नीडल्स, या फिर ऑलरेडी मदर को है, पहले से इन्फेक्टेड मदर है तो चाइल्ड को भी प्लेसेंटा के थ्रू होगा। फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड, किसके थ्रू? प्लेसेंटा के थ्रू। अच्छा, सबसे ज्यादा हाई रिस्क में कौन है? किस किस को आपको एचआईवी हो सकता है? वो इंडिविजुअल्स जो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स के साथ है, ठीक, या फिर जिसको बहुत ज्यादा ड्रग एडिक्शन है, या फिर रिपीटेड जिनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है, या फिर वो जिन्होंने एचआईवी मदर से चाइल्ड बॉर्न किया हुआ है ना, या एचआईवी मदर से जो बच्चा जन्मा हुआ है, वो सबसे ज्यादा हाई रिस्क में रहेंगे। अच्छा, वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? दैट इज ELISA टेस्ट। व्हाट इज द फुल फॉर्म? ELISA लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। ठीक, प्रिवेंशन के लिए नेशनल एड्स ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं, है ना, गवर्नमेंट एनजीओज बनाई गई है प्रिवेंशन के लिए, ये सारी चीजें बताई गई है। ठीक, ये सब कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रिवेंशन आपको ऑलरेडी पता है। हम नेक्स्ट डील करेंगे कैंसर, जितना इंपॉर्टेंट था वो आपने कर लिया, प्रिवेंशन आपको ऑलरेडी पता है। अच्छा, क्या होता है कैंसर? किसी को हुआ है, किसी ने देखा है कैसे कैंसर के बच्चे या कैसे कैंसर के पीपल ट्रीट होते हैं अपने आप में, कैसे हील होते हैं, किसी ने देखा है? एवर नोज अबाउट कैंसर? देखो, कैंसर एक एबनॉर्मल कंडीशन है, किसकी? सेल की। जो डिवाइड होगा एबनॉर्मल या अनकंट्रोल, इतनी ग्रोथ होगी कि आप रोक नहीं पाओगे। ठीक है, और तो और जैसे नॉर्मल सेल्स रहते हैं वैसे ही कैंसर सेल्स अपनी एबिलिटी लॉस्ट कर लेते हैं, है ना। क्या जो आपके नॉर्मल सेल्स रहते हैं उन्हें पता रहता है कि कहाँ तक आपको डिवाइड करना है, बट दीज सेल्स लॉस्ट एबिलिटी और क्या करेंगे? अनकंट्रोलेबल डिवाइड ऑफ सेल्स। समझ में आई बात? फॉर एग्जाम्पल, ये आपके नॉर्मल सेल है, ये डिवाइड किया, सेल डिवीजन हुआ, और नॉर्मल ऐसे ऐसे इन्होंने टिश्यू फॉर्म कर लिए, टिश्यू ने सेल्स फॉर्म कर लिया, बट अब यही नॉर्मल सेल्स नॉर्मल ना फॉर्म होके म्यूटेशन हो गया। ठीक है, अब यही म्यूटेशन इसी नॉर्मल सेल्स को कैसे अफेक्ट करेगा? देखो, ये आपकी नॉर्मल सेल्स है, ये जो म्यूटेशन वाली सेल्स है ये नॉर्मल सेल है, ये भी नॉर्मल सेल है, और ये आपकी हो गई म्यूटेशन। सेल डिवीजन होना था, यहाँ पे क्या हुआ? म्यूटेशन। अब जब म्यूटेशन हुआ तो ये पूरी सेल्स यहाँ पे ऐसी फॉर्म होगी, और यही क्या फॉर्म करेगी?
मैलिग्नेंट ट्यूमर। क्लियर? तो नॉर्मल और कैंसरस सेल्स का डेवलपमेंट कुछ इस तरीके से होता है। नॉर्मल सेल नॉर्मल डिवीजन करेगी, लेकिन कैंसर की सेल्स म्यूटेशन होगी, म्यूटेट करेगी और मैलिग्नेंट ट्यूमर फॉर्म करेगी। अब ट्यूमर क्या होता है? जनरली इसी म्यूटेशन को हम बोलते हैं ट्यूमर्स, जो कंटिन्यू मल्टीप्लाई करेगी और सेल्स का एक मास जैसा फॉर्म कर लेगी, उसको हम बोलते हैं ट्यूमर्स। नाउ दो टाइप के ट्यूमर्स हमारे होंगे, एक होगा आपका बिनाइन और एक आपका होगा मैलिग्नेंट। जो बिनाइन होगा आपका नॉर्मल सेल्स के लिए होगा और मैलिग्नेंट होगा आपके कैंसर सेल्स के लिए। तो जो बिनाइन होगा ये सेम लोकेशन पे रहेगा, हल्का मास जैसे जो कभी कभी जो फॉर्म हो जाता है ब्रेस्ट में या फिर आर्म पेट में, अगर वो डिवाइड नहीं हो रहा है, सेम लोकेशन पे है, तो वो बिनाइन ट्यूमर है। लेकिन अगर ये लोकेशन चेंज कर रहा है तो ये मैलिग्नेंट होगा, है ना? ये हार्म कभी नहीं पहुंचाते हैं, हार्मलेस। थोड़ा बहुत ही लिटिल डैमेज होगा, ज्यादा, लेकिन ये हार्मफुल। कैसे हार्मफुल? ट्यूमर फॉर्म करेगा, ट्यूमर सेल्स, न्यूप्लास्टिक जो बोलते हैं, है ना? मल्टीप्लाई करेंगे अपने आप को बहुत ज्यादा और फिर स्प्रेड होगी। क्लियर? इसके लिए हम क्या क्या ट्रीटमेंट लेते हैं वो हम बाद में देखते हैं। और एक चीज, इन केस ये आपकी नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल्स आपकी कैंसर सेल में बदल गई, ठीक? अब यही कैंसर सेल्स अगर डिफरेंट डिफरेंट नए ग्रोथ कर रही है, एक नए ग्रोथ यहाँ करी, एक नए ग्रोथ यहाँ करी, एक ग्रोथ यहाँ करी, दिस इज नोन एज मेटास्टेसिस। क्लियर? डिफरेंट ग्रोथ या फिर मल्टीप्लाई अगर न्यू ट्यूमर्स फॉर्म कर रही तो हम उसको क्या बोलेंगे? मेटास्टेसिस। अब कैंसर क्यों होता है? व्हाट कॉजेस कैंसर्स? या फिर बोलो कार्सिनोजेंस, क्या कॉजेस है? देखो कार्सिनोजेंस के बहुत सारे कॉज हो सकते हैं, या फिर अननोन भी हो सकते हैं, या फिर जेनेटिक भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। फिजिकल एजेंट पहले हम देखते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से। जो फिजिकल एजेंट आपके रहेंगे जैसे कि एक्सरेज, है ना, गामा रेज, और आपके हो जाएंगे नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस, ये सब आपकी डीएनए में डीएनए को डैमेज करेंगे और मेटास्टेसिस फॉर्म कर सकते हैं। केमिकल एजेंट जैसे, केमिकल एजेंट सब क्या आएंगे? जो टोबैको लेता होगा, स्मोक करता होगा, है ना, जिसकी वजह से लंग कैंसर होगा, और विनाइल क्लोराइड लेता होगा, और निकोटीन लेता होगा, मस्टर्ड गैस लेता होगा, ये सब अगर वो लेता होगा तो ये सब हो सकते हैं। बायोलॉजिकल एजेंट्स, बायोलॉजिकल एजेंट्स में आपके हो जाएंगे, देखो बायोलॉजिकल एजेंट जैसे कोई सेल्स, है ना, जैसे ये आपकी नॉर्मल सेल्स है, ये आपकी म्यूटेट कर गई और कैंसरस सेल्स हो गई, दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी अगर हो रही है और ये ऑन्कोजेनिक बन रही है तो हम इसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल सेल्स आपकी म्यूटेट करेगी किसी भी रीजन से, टेम्परेचर, वेदर, एनी वन, एनी कॉज, तो ये कहलाएगी आपकी सेल्यूलर सेल से आपकी ऑन्कोजेनिक। देखो कैंसर मीन्स ऑन्को, कैंसर को दिखाने के लिए हम ऑन्कोलॉजी के पास जाते हैं, है ना, ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। उसे समझो, सेल्स अगर सेल्यूलर ऑन्कोजेंस बोलो या फिर प्रोटो ऑन्कोजेंस, ऑन्को मीन्स इट इज डिनोटेड फॉर कैंसर, ठीक है? तो सेल्यूलर ऑन्कोजेंस और प्रोटो ऑन्कोजेंस दीज आर नॉर्मल सेल्स में अगर दिखते हैं तो ये सब आपके क्या है? बायोलॉजिकल एजेंट्स। एक इंपॉर्टेंट चीज,
अब इस इनएक्टिवेशन ऑफ सेल कंट्रोल को कौन किसकी वजह से होता है? ये जो सेल जो इतनी सारी हो रही है, किसकी वजह से हो रही है? म्यूटेशन की वजह से हो रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसकी वजह से हो रही है? म्यूटेशन। अगर म्यूटेशन होगा ही नहीं तो चीजें बढ़ेगी ही नहीं। समझ में आई बात? तो जिसकी वजह से सेल साइकिल और आगे आगे बढ़ेगी और फिर ये डिस्ट्रॉय करती है, इनहिबिटर्स की तरह काम करेगी। तो म्यूटेशन अगर होगा ही नहीं तो सेल्स आगे नहीं बढ़ेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीवाईक्यू था। ठीक। अब कैंसर को डिटेक्ट कैसे करेंगे और क्या डायग्नोसिस है? हाउ कैन यू डिटेक्ट कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस? देखो, कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है। मान लो किसी को भी एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं। किसी को बहुत ज्यादा बहुत बहुत दिनों से लग रहा है कि ब्रेस्ट के ऊपर या फिर आर्म पेट के ऊपर कहीं भी एनीवेयर कि थोड़ा सा हल्का सा ट्यूमर जैसे लग रहा है, मास जैसा लग रहा है। हमने कुछ दिन तक हमें लगा, लेकिन अब हमें बहुत ज्यादा पेन भी कर रहा है। जब तक पेनलेस था तब तक हमने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब ये कोई इंडिविजुअल है, इसको यहाँ पे एक ट्यूमर हुआ, उसने फील किया, उसको लगा कि ऑटोमेटिक चले जाएगा, लेकिन ऑटोमेटिक नहीं गया। अब धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ने लगा वैसे वैसे पेन होने लगा। तो अब पेन होने लग गया तो ये कहाँ गया? डॉक्टर के पास, है ना? अब जब डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर बोलेंगे कहाँ पे पेन हो रहा है, तो वो बोलेगा मैम चेस्ट में ट्यूमर है, ट्यूमर बहुत दिनों से पेन होने लगा है। तो वो क्या बोलेंगे, अब बायोप्सी करवा लेते हैं या तो फिर स्कैन करवा लेते हैं। स्कैन में तो क्या दिखेगा? ट्यूमर है। ट्यूमर ऑलरेडी हम फील भी करके देख रहे हैं, तो अब वो बोलेगा बायोप्सी करवा लो। तो पहली मेथड होगी हमारी बायोप्सी। क्यों? क्योंकि हमें सेल्स का आइडेंटिफिकेशन करना है। अब बायोप्सी क्या होती है बेटा? बायोप्सी वो होती है, मान लो ये जो ट्यूमर है इसका हम थोड़ा सा टुकड़ा लेंगे, थोड़ा सा पार्टिकल हम लेंगे इसका, और क्या करेंगे? इन्वेस्टिगेट करेंगे, जांच करेंगे। किससे? किससे जांच करेंगे? पैथोलॉजी से, है ना? या फिर ब्लड, बोन मेरो टेस्ट, ये सब हम करते हैं कि कहीं ल्यूकेमिया का ब्लड काउंट तो नहीं बढ़ गया है ना? सेल काउंट तो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ गया है। तो ये सब हम देखते हैं। जिसको ल्यूकेमिया होता है, जिसको ब्लड कैंसर होता है, अगर ब्लड का काउंट बहुत सीवियर बढ़ चुका है तो वो आपका ब्लड कैंसर कहलाएगा या ल्यूकेमिया कहलाएगा। टेक्निक्स क्या क्या हो सकती है? बायोप्सी कर सकते हैं, और एमआरआई कर लो, सीटी स्कैन कर लो, है ना? ये सब अंदर के ऑर्गन्स के कैंसर को डिटेक्ट करती है। और और क्या करवा सकते हैं? देखो, ये जो सीटी स्कैन है ये 3D इमेज जनरेट करेगी अंदर की इमेजेस को एक्सरेज के थ्रू, जबकि जो एमआरआई रहेगी वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस लिविंग टिश्यूज में क्या क्या हो रहे हैं वो बताएगा। मतलब इट गिव्स ऑल चेंजेस। सीटी स्कैन और एमआरआई में क्या डिफरेंस है? पूरी बॉडी का चेकअप करेगी ये, और सारे पैथोलॉजिकल जितने चेंजेस हो रहे हैं वो बताएगी। लेकिन सीटी स्कैन क्या करेगा? सिर्फ 3D इमेज अंदर के स्ट्रक्चर को बताएगी। इट गिव्स ओनली 3D इमेज, 3D इंटरनल इमेज ऑफ ऑर्गन्स। समझ रही बात? और क्या कर सकते हैं? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कैसे किया जाता है? बहुत सारे टेक्निक्स है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है, और एंटीबॉडीज का भी यूज किया जाता है। एंटीबॉडीज का यूज कैसे? कुछ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज यूज करते हैं कैंसर के एंटीजन्स को डिटेक्ट करने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट, ट्रीटमेंट देखते हैं। ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? ट्रीटमेंट इज इम्पोर्टेंट। व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर पेशेंट? चेक इट आउट।
एक तो होगा कि जैसे ही आपको पता चला जिस ऑर्गन में प्रॉब्लम है, जिस ऑर्गन में कैंसर है, किस भी स्टेज में हो, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, इज लास्ट स्टेज, बट फर्स्ट सेकंड थर्ड में हम क्या करेंगे, इमीडिएट ट्रीटमेंट। अगर जल्दी ले रहे हैं तो पहली हमारी अप्रोच होगी कि हम सर्जरी कर दो, उस पार्ट को ही हटा दो। अगर मेटास्टेसिस नहीं हुआ है, पूरी बॉडी में स्प्रेड नहीं हुआ है, फिर तो सर्जरी आसान, क्योंकि स्प्रेड ही नहीं हुआ है कहीं, तो आप सर्जरी कर दो, हटा दो, कीमो वीमो की किसी की जरूरत नहीं है। अगर स्प्रेड हो गया है तो सर्जरी भी करो, रेडिएशन भी दो और कीमोथेरेपी भी दो। ठीक। अच्छा, कुछ ऐसे सेल्स रहते हैं जो इजीली डिटेक्ट नहीं हो पाते, उसके लिए हम क्या करवाते हैं, इम्यूनोथेरेपी। जो कहीं से डिटेक्ट नहीं हो पा रहे तो लास्ट ऑप्शन की चलो हाँ इम्यूनोथेरेपी भी दे देते हैं। इसमें आपके रहते हैं अल्फा इंटरफेरॉन्स, ये सब आपके डिटेक्ट करते हैं और ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे। जब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा तो टी सेल्स ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय होंगे, तो इम्यूनोथेरेपी देते हैं। कीमोथेरेपी में क्या होगा, देखो बहुत सारे कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स होते हैं, वो मल्टीपल ड्रग्स हम एक साथ देते हैं। किस लिए देते हैं, ट्यूमर को हटाने के लिए, अगर वो मल्टीपल जगह ट्यूमर है तो, या फिर पहले कभी रहा होगा तो। लेकिन इसके साइड इफेक्ट इतने ज्यादा और इतने सीवियर है कि आपकी 50% लाइफ खत्म हो जाती है ना। आप इतने हेयर लॉस, एनीमिया, हेडेक, एवरीथिंग हेड केमोथेरेपी से होगा। ठीक। और रेडिएशन में क्या होगा, ट्यूमर सेल्स देखो, हम उसको लीथली बिना नॉर्मल सेल्स को डिवाइड डैमेज किए हम रेडिएशन देते हैं। इरेडिएटेड लीथली विदाउट डैमेज ऑफ नॉर्मल सेल्स, ये पीवाई क्यू है बेटा। तो ये लाइन याद रखना, इरेडिएटेड लीथली, बिना किसी हम उसको डैमेज, ट्यूमर सेल्स को हम सिर्फ डैमेज करते हैं, नॉर्मल सेल्स को डैमेज नहीं करते। रेडिएशन सर्जरी में नॉर्मली हम सर्जरी करके हम चीजें ठीक भी कर सकते हैं। ठीक। बट ऐसा बहुत रेयर टू रेयर कंडीशन में होता है, आपको सर्जरी भी करना है, रेडिएशन भी देना है, कीमो भी देना है, इम्यूनोथेरेपी भी देना है। क्लियर। तो पेशेंट इतना वीक हो जाता है और इतना उसकी कंडीशन खराब हो जाती है कि इट्स नॉट एबल टू सर्वाइव इवन मोर एंड मोर ईयर्स। सो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। This is all about cancer only. Now we will see drugs. This is the last part of your human health and disease. That is drugs and alcohol abuse. अभी देखो, ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज में बहुत सारी चीजें आती हैं। आप अभी जब मेडिकल्स में जब ड्यूटीज करेंगे, आगे जब मेडिकल्स पे आगे और पढ़ाई करेंगे, जब कॉलेज में जाएंगे तो आपको मल्टीपल आप ड्रग्स देखने को मिलेगा। कौन सी डिसीज में कौन से ड्रग्स होते हैं, क्या क्लासिफिकेशन है, ये सब आप देखेंगे। देखो, कुछ ड्रग के क्लासिफिकेशन है, हम वो चेक करते हैं। फर्स्ट होंगे आपके ओपोइड्स, सेकेंड आपका होगा कैनाबिनॉइड्स, और थर्ड आपका होगा, थर्ड हम देखेंगे कोका अल्कॉइड। ये हम चेक करते हैं। देखो, ये जो ओपोइड्स रहते हैं, थर्ड हम नेक्स्ट में देखते हैं। ये जो आपके ओपोइड्स रहते हैं, ये एक नार्कोटिक्स है। क्या है ये, नार्कोटिक्स है। ये जो ड्रग्स है आपके कहाँ से डिराइव हुए होंगे, ओपियम से, जिसको हम बोलते हैं पेन किलर। ठीक। अब ये जो ड्रग है ये ओपोइड की क्लास से बिलोंग करती है, तो स्पेसिफिक रिसेप्टर सीएनएस से बाइंड करेगी। ठीक है। और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी से भी बाइंड करेगी। तो ये जो ड्रग है ये किसकी तरह एक्ट करेंगे, एनाल्जेसिक, पेन किलर। क्लियर। तो इनमें पेन किलिंग प्रॉपर्टीज होती है। फॉर एग्जाम्पल मॉर्फिन एंड कोडीन।
मॉर्फिन है, कोडीन। अब ये जो मॉर्फिन रहेगा बेटा, एक हाईली पोटेंटेड पेन किलर है। कैसा है? पेन किलर। और क्या है? सिडेटिव की तरह भी काम करता है। जो पेशेंट को सर्जरी होती है उसको मॉर्फिन दिया जाता है, ठीक, अंडरगो सर्जरी, जो सर्जरी के लिए जाते हैं और सर्जरी, ये सेडेटिव दिया जाता है। ये पीवाईक्यू है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। मॉर्फिन कहाँ से लिया जाता है? मॉर्फिन इज टेकन फ्रॉम अ लेटेक्स ऑफ ओपियम और पॉपी प्लांट। अब वो पॉपी प्लांट कौन सा है? डबल पी, विच इज पेपेवर सोमनिफेरम, वेरी इंपॉर्टेंट। पेपेवर सोमनिफेरम, क्लियर। नाउ ये भी पीवाईक्यू है, पेपेवर सोमनिफेरम, इट इज पीवाईक्यू। कोडीन क्या करता है? ये जो कोडीन है ये डाई एसिटिल मॉर्फिन की तरह एक कलरलेस बिटर क्रिस्टलिन कंपाउंड होता है। इसको हम बोलते हैं, sorry, morphine and codeine. Codeine is not an example. It is of morphine and heroin. या फिर एग्जाम्पल है ना। तो ये जो हीरोइन रहेगा इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो हीरोइन रहता है एक डाई एसिटिल मॉर्फिन की तरह होता है, कलरलेस बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड, जिसको हम बोलते हैं स्मैक और ब्राउन शुगर। व्हाट इज दैट? स्मैक या फिर ब्राउन शुगर। डिप्रेसेंट की तरह काम करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, इट एक्ट एज अ डिप्रेसेंट। धीरे धीरे बॉडी फंक्शन को स्लो डाउन करेगा, डिप्रेशन में आएगा। पीवाईक्यू ऑफ 2023, धीरे धीरे डिप्रेशन में आएगा, बॉडी की फंक्शन को स्लो करेगा। कहाँ से लिया जाता है ये? ऑब्टेन्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से इसे लिया जाता है, क्लियर। और तो और इसको जनरली इंजेस्ट कैसे करते हैं? थ्रू स्नोरिंग और इंजेक्शन, क्लियर। इंजेक्टेड थ्रू स्नोरिंग और इंजेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। ओपोइड्स नार्कोटिक्स है, पेन किलर की तरह काम करेगा, जिसमें मॉर्फिन और हीरोइंस एक बेस्ट एग्जांपल है। मॉर्फिन पेन किलर है, सेडेटिव भी है, सर्जरी के टाइम पे दिया जाता है। इसको कहाँ से लिया जाता है? ओपियम या फिर पॉपी प्लांट से लिया जाता है। हीरोइन जो है आपका स्मैक, ब्राउन शुगर बोला जाता है, डिप्रेसेंट की तरह रहेगा। एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन बोला जाता है, और स्नोरिंग या इंजेक्शन के थ्रू से हम इंजेक्ट करते हैं, ठीक। नाउ कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स को हम बोलते हैं, देखो ये जो कैनाबिनॉइड्स है ये क्या करेंगे? कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स ब्रेन में जो है उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, क्लियर। कैसे इंटरेक्ट करेंगे? देखो जरा, ये जनरली आपके इंटरेक्ट विथ कैनाबिनॉइड, या फिर बोलो इंटरेक्ट विथ ब्रेन। ब्रेन की तरह कैसे काम करेंगे? देखो जरा, देखो ये जो जनरली है हम ओरली लेते हैं। कैसे? ओरल इंडाइजेशन, ओरल इंजेक्शन, या फिर आप बोलो कि ओरल इनहेलेशन से। कैसे हम लेंगे? ओरल इंजेक्शन या फिर इनहेलेशन से। Just a minute, you recall one thing. Just a minute, wait.
ओके, सॉरी फॉर द वेट। हाँ, ये जो कैनाबिनॉइड्स है ये हम जनरली ये ब्रेन के साथ इंटरेक्ट करेगा, ओरल इंडाइजेशन, इन ओरल इंजेशन या फिर इनहेलेशन से हम ये लेते हैं, इनहेल करते हैं लोग इससे, है ना। नेचुरल कैनाबिनॉइड्स से आपके जनरली कहाँ पे मिलेंगे? कैनाबिस सटाइवा, इसको हम बोलते हैं हेम्प प्लांट। इसमें फ्लावर्स, लीव्स, रेजिन्स, ये सब क्या बनाते हैं? देखो, फ्लावर्स, लीव्स, रेजिन, ये मरीजुआना, हशीश, चरस एंड गांजा बनाने के लिए यूज होते हैं। क्या? मरीजुआना, हशीश, चरस एंड गांजा। ठीक, ये फ्लावर, लीव्स, रेजिन से बनता है। ये कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करेगा। इट अफेक्ट कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। ठीक, ये आपका पीवाईक्यू है, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेन के साथ तो काम करेगा ही करेगा, इंटरेक्ट होगा ही, साथ ही साथ आपके जो हार्ट की जितने सिम्टम्स है, हार्ट की जितनी डिसीज है, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम को ये अफेक्ट करेगा। ठीक, और एक चीज, ये जो मरीजुआना है, जो लोग सिगरेट लेते हैं, कहाँ है मरीजुआना? ये सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उसमें मरीजुआना होता है। ठीक है, कॉमनली नोन एज कैनाबिनॉइड, इसी को हम कैनाबिनॉइड बोलते हैं। इसको, मरीजुआना को ही कैनाबिनॉइड बोलते हैं। ये कहाँ पे यूज होता है? जो लोग स्मोकिंग करते हैं उसमें मरीजुआना ही मिक्स रहता है। क्लियर? कैनाबिनस सटाइवा टॉप फीमेल प्लांट से लिया जाता है। क्लियर? ना नेक्स्ट, नेक्स्ट इज कोका अल्कलॉइड। कोका अल्कलॉइड या फिर आप बोलो कोकेन, कोक जिसको बोलते हैं, या फिर क्रैक जिसको बोलते हैं। दिस इज द मल्टीपल नेम्स ऑफ कोक अल्कलॉइड या फिर कोकेन। ये जनरली कोक प्लांट से लिया जाता है, दैट इज एरिथ्रोजाइलम कोका। क्या नाम है? एरिथ्रोजाइलम कोका, कोक प्लांट से लिया जाए। ये सीधे सीधे न्यूरोट्रांसमीटर्स, डोपामाइन के ट्रांसपोर्टेशन को इंटरफेयर करेगा। क्या करेगा? इट इंटरफेयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन। क्लियर? ये आपका पीवाईक्यू है। सीएनएस जो प्रोड्यूस करता है यूफोरिया, है ना, यूफोरिया, आपकी जो एनर्जी है वो सीधे सीधे इंक्रीज करेगा। इट इंक्रीज एनर्जी, इट इंक्रीजेस एनर्जी। और क्या करेगा? अगर ये ज्यादा बहुत एक्सेस में हो गया तो क्या होगा? अगर आपने बहुत एक्सेस में कोकेन ले लिया, कोक अल्कलॉइड ले लिया, तो क्या करेगा? तो क्या होगा? आपको हेल्यूसिनेशंस होंगे। क्या होंगे? हेल्यूसिनेशंस होंगे। ठीक है, तो ये जनरली कोक अल्कलॉइड से लिया जाता है। आपको, आप इतने ज्यादा खुश रहोगे, डोपामाइन इंक्रीज होगा। तो ज्यादा अगर आप एक्स्ट्रा कोक लोगे, एक्स्ट्रा अल्कलॉइड लोगे, तो इतनी एक्सट्रीम लेवल पे आपकी एनर्जी होगी, साथ ही साथ आपको यूफोरिया होगा। व्हाट डू यू मीन बाय यूफोरिया? लेवल ऑफ हैप्पीनेस, एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। एक्सट्रीमली आप क्या रहेंगे? हैप्पी। और क्या होगा? एक्सेस डोज क्या करेगा? हेलुसिनेशन। क्लियर? सो दिस इज अबाउट कोक। ये एक्सेस डोज ये इंपॉर्टेंट है, और ये यूफोरिया ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, पर ये बात नहीं कि अगर मैं बोल रही हूँ कि कोक अल्कोलॉइड अगर आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है, तो जब जब आप सैड हो तो आप ये कोक अल्कोलॉइड ले लो। नो, इट्स नॉट, बिल्कुल, है ना, क्योंकि एक्सेस डोज भी आपको हेल्यूसिनेशन प्रोवाइड करेगा। यू कैन नॉट यूज कोक अल्कोलॉइड। क्लियर? नहीं तो बस आप किताबों में पढ़ रहे हैं और कोक अल्कोलॉइड ले लें। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक, नेक्स्ट
ऐसे प्लांट्स जिसमें हेलुसिनेशन प्रॉपर्टी होती है कैसे कोई प्लांट्स देखा है कभी? ऐसे प्लांट्स जिसमें हेलुसिनेशन की प्रॉपर्टी हो? बिल्कुल देखा है। मैं बताती हूँ, प्लांट्स विद हेलुसिनेशन प्रॉपर्टी है ऐसे कोई प्लांट? यस, धतूरा जानते हो, जो शिव जी को चढ़ाया जाता है, जो कहीं नहीं मिलता, बहुत रेयर मिलता है, दैट इज एट्रोपा बेलाडोना। और धतूरा एट्रोपा बेलाडोना एंड धतूरा, ये इनमें ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि हेलुसिनेशन प्रोवाइड करे या हेलुसिनेशन क्रिएट करे। हेल्यूसिनेशन, ठीक, ये आपका है डिवाइस। एक होते हैं आपके बारबिटरेट्स एंड बेंजोडाइजेपीन्स। ये आपके एग्जांपल्स है सिडेटिव्स और हिप्नोटिक्स के, जो जनरली कंट्रोल नर्वस सिस्टम के डिप्रेसेंट के लिए काम करते हैं। डिप्रेशन प्रोवाइड करेंगे, है ना, एक सिडेटिव की तरह काम करेंगे और हिप्नोटिक्स फॉर्म करेंगे। आप किसी से बहुत ज्यादा अटैच्ड होंगे, इट फीलिंग ऑफ हिप्नोटिक, क्लियर? या फिर आप बोलो, अब आपको सोने की इच्छा होगी, आप बिल्कुल, आप कंप्लीटली कॉन्शियस नहीं होंगे, दैट इज हिप्नोटिक्स। तो ये क्या करेगा? इट इज द एग्जाम्पल ऑफ sedative एंड हिप्नोटिक्स। डिप्रेस करेगा आपको, आपके जो लेवल ऑफ वर्क है वो भी डिप्रेस होगा, बिल्कुल डिप्रेशन की तरह काम करेगा। आप ऐसे स्टेट में होंगे कि बहुत कंप्लीटली कॉन्शियस ही नहीं रहोगे, ठीक है, आप अपने कंट्रोल में नहीं रहोगे, दैट इज सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। जनरली सीएनएस को डिप्रेसेंट करेगा, सीएनएस डिप्रेसेंट, जब डिप्रेस ही होंगे तो आप क्या कर लोगे, ठीक। बेंजोडाइजेपिन एक ऐसा ड्रग है, देखो मैं ड्रग तो बता रही हूँ लेकिन आपको यूज नहीं करना है ना। ये जो बेंजोडाइजेपिन है, बिल्कुल यूज नहीं करना है। ये जो बेंजोडाइजेपिन्स है, ये कब लिया जाता है? एंजाइटी और फोबिया में। इस जैसे डर लग रहा है, बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है, तो आप बेंजोडाइजेपिन ले सकते हैं, पर लेना नहीं है। ये क्या करेंगे? स्लीप, है ना, देखो ये क्या करेंगे, सीधे सीधे आपको स्लीप प्रोड्यूस करेंगे। कैसे स्लीप प्रोड्यूस करेंगे? तुरंत आप इसको लेने से आपको स्लीप, नींद आएगी, है ना। और फिर हमारे जो स्केलेटल मसल्स है, वहां पर वॉलेंट्री मूवमेंट्स होंगे, उसको भी डिस्टर्ब करेगा। और क्या होगा? तो ये सब आपके बहुत सारी चीजें कॉज से आपको अजीब सी फीलिंग होगी, स्लीप स्टेट की इच्छा होगी, है ना। और क्या होगा? हमारे स्किल्स, जो स्केलेटल मसल्स है उसमें भी प्रॉब्लम्स आएगी। तो ये सब आपके हैं इसमें। और एग्जांपल्स के आपके डायजेपाम, ये फॉर्मल एग्जांपल्स है, और ट्राइजोलम, ये सब हम देते हैं इन द केस ऑफ मेंटल पेशेंट हु हैज फॉर दैट, ठीक। तो ये है आपका बेंजोडाइजेपिन्स। एक होता है आपका एम्फेटामाइंस। ये जो एम्फेटामाइंस होता है वो सिंथेटिक ड्रग्स होगा, ये भी आपके सीएनएस में काम करेगा, लेकिन ये एक एंटी स्लीप ड्रग है, बस इतना ही याद रखना। इसको हम बोलते हैं एंटी स्लीप ड्रग, और ज्यादा कुछ नहीं। ये आपके एनसीईआरटी में है, बट थोड़ा सा मैंने इसको एक्सट्रीम बताया है। इसके फॉर्मूलेस वगैरह भी लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको इतना ही याद रखना है।
ठीक है। तो ये सब जो मेडिसिन है कहाँ दी जाती है? मेंटल इलनेस, डिप्रेशन, इंसोम्निया, इन सबको ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। डायज़ेपाम, ट्राइज़ोलम, ये सब स्लीप प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से इंडिविजुअल जितना सोएगा वो उतना अपनी एक्टिविटी को लूज करेगा या अपनी एक्टिविटी को स्टेबल रखेगा, जिसकी वजह से हम ये मेंटल इलनेस पेशेंट को देते हैं। अब एक टॉपिक बच गया आपका टोबैको अब्यूज। ये सब बताना है कि टोबैको अब्यूज क्या होता है, थोड़ा थोड़ा बस बता देगी, बहुत इंपॉर्टेंट, पढ़ने की जरूरत नहीं है। टोबैको अब्यूज क्या होता है? टोबैको नहीं खाना चाहिए। एडोलसेंस, हमारे यंगस्टर्स ड्रग्स ले रहे हैं। एडोलसेंस ड्रग 12 से 18 साल की एज में, जो एज जो होती है वो पीरियड ऑफ एडोलसेंस कहलाई जाती है। एक ऐसी फेज जहाँ पे एक्साइटमेंट के चक्कर में बच्चे एडवेंचर के चक्कर में, एक्सपेरिमेंट के चक्कर में ड्रग्स ले लेते हैं, अल्कोहल का यूज करते हैं। शुरू शुरू में ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब इसकी आदत पड़ जाती है तो आप इसको अवॉइड नहीं कर पाते। क्लियर? एग्जाम्स में एंग्जाइटी हो रही है, पेपर में दिक्कत जा रही है, कुछ और एकेडमिक प्रॉब्लम्स है, तो इनिशियली बच्चे ये लेना शुरू कर देते हैं, है ना, ये ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं। तो या फिर सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हो गए, जैसे आजकल इतनी चल रही रील्स वगैरह, ये ले लो वो ले लो, बस आप इन्फ्लुएंस होके आप कर लेते हैं, तो यू शुड नॉट टू बी डन। एडिक्शन ड्रग्स के लिए शुरू शुरू में हमें ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं, लेकिन एक टेम्पररी फीलिंग्स है कि शुरू शुरू में आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे इसकी आपको आदत लग जाती है, लत लग जाती है, डिपेंड नहीं होना है। एंग्जाइटी, ट्रेमर्स, नौशिया, स्वेटिंग, ये सब आपके शुरू शुरू में आपके सिम्टम्स होंगे जो कि लाइफ थ्रेटनिंग तक हो सकते हैं। क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं? नर्वस सिस्टम को डायरेक्ट डैमेज करेगा, लिवर सिरोसिस हो सकते हैं, मेंटल सोशल डिस्ट्रेस हो सकता है, फैमिली फ्रेंड्स में इश्यू होंगे, है ना, एड्स, हेपेटाइटिस, ये सब स्प्रेड करेगा। तो ये सब साइड इफेक्ट्स हैं। मेल्स में अलग है, फीमेल्स में अलग है। मेल्स में कैसे साइड इफेक्ट होंगे? स्टेरॉइड अगर हम लेते हैं या फिर जिस टाइप ऑफ ड्रग्स हम लेते हैं, तो मेल्स और फीमेल्स में कैसे डिफरेंट डिफरेंट होंगे? देखो, मेल्स में एक्ने आएंगी फेस में, मूड्स नहीं होंगे, डिप्रेशन होगा, गुस्सा ज्यादा आएगा, है ना, टेस्टिस के साइज रिड्यूस होंगे, स्पर्म प्रोडक्शन भी डिक्रीज होंगे, किडनी लिवर डिस्फंक्शन होगा, और क्या होगा? ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो सकते हैं, प्रीमेच्योर बाल्डनेस हो सकता है, और प्रोस्टेट ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो सकता है। फीमेल्स में क्या होंगी? मस्कुलाइजेशन, मेल्स के जैसे फीचर आने लगेंगे, मूड स्विंग, डिप्रेशन, गुस्सा ज्यादा आएगा, हेयर ग्रोथ ज्यादा होगी, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, वॉइस बहुत ज्यादा डीप होगी, और क्लिटोरिस का एनलार्जमेंट भी हो सकता है। सो दिस आर द थिंग्स। प्रिवेंशन कंट्रोल करना बहुत जरूरी है ड्रग्स एंड अब्यूज, सब्सटेंस अब्यूज के लिए। सो दिस आर द चैप्टर ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। मेक श्योर आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है आपकी पेपर के लिए भी और आपके लाइफ टाइम नॉलेज गेन के लिए भी। इस चैप्टर पे थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली चीजें बताई गई है कि कैसे चीजें हो सकती है और हाउ यू शुड टू बी अवॉइड, है ना। एडोलसेंस के लिए बताया गया है प्रिवेंशन कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर in your NCERT. Clear? It is also important for your exam or any competitive exam. Clear? Notes बनाइए, रिवाइज जरूर करिए, कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट करिए, कुछ डाउट्स है तो भी बताइए। क्लास कैसी लगी प्लीज रिकमेंड। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, गुड